Welcome to Padhai Buddy, and this is another lecture in environment series. And in today's lecture, we are going to learn international conventions, and this is part 1 of international convention, where we will see the conventions related to nature conservation. So let's get started. So our first convention is Convention on Biological Diversity that was signed during अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो. ठीक है, ये क्या है? लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है. इसमें सारे इकोसिस्टम, स्पीशीज़ और जेनेटिक रिसोर्सेज को कवर किया गया है. ठीक है, इसमें बात की गई है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, चाहे वो स्पीशीज़ के लेवल पे हो, जेनेटिक लेवल पे हो या इकोसिस्टम के लेवल पे हो. 3 इसका मेन गोल है. सबसे पहला तो क्या कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कमर्शियल या अदर पर्पसेस के लिए, तो उससे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसका जो शेयरिंग है वो फेयर हो और इक्विटेबल मैनर में हो. ठीक है. दूसरा क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ हो. ये नहीं कि उनका हम उनको हम डिप्लीट कर दें या ख़त्म कर दें या उनको नुकसान पहुंचाएं. तीसरा क्या है कि कंजर्व करें हम बायोडाइवर्सिटी को. उसके बाद यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल थे. सबसे पहला तो क्या है, कार्टिग्ना प्रोटोकॉल. ये बायो सेफ्टी के ऊपर था. इसमें क्या था, क्या कहा गया, नीड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक. ये क्या था, एडिशनल एग्रीमेंट टू द CBD था और सेफ ट्रांसफ़र, हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात की थी. आप इतना याद रखो कि इस प्रोटोकॉल में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि LMO की बात की गई थी. ठीक है. लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका हम जेनेटिक लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करके उनमें थोड़ा चेंज कर देते हैं जेनेटिक लेवल पे. तो उससे हमें बचाना, बायो सेफ्टी की बात की गई कि उससे हमारे हेल्थ पे या इन्वायरमेंट पे कोई बुरा असर ना पड़े, इस बारे में बात की गई. दूसरा क्या है, नगोया प्रोटोकॉल. ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है CBD का. इसका एम क्या है कि जो जेनेटिक रिसोर्स हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसकी फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो. तो जो CBD में हमारे ये 3 मेन गोल्स थे उन्हीं को पूरा करने के लिए दोनों प्रोटोकॉल थे. उसके बाद हम बात करें तो कुछ टारगेट सेट किए गए जिनको हम आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट कहते हैं. कहाँ? 2010 में नगोया, आइची प्रीफेक्चर, जापान में. 2011 से लेकर 2020 तक के पीरियड के लिए इसमें कुछ गोल सेट किए गए. सबसे पहला क्या है, एड्रेस अंडरलाइंग कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. ठीक है, कॉजेज़ हम पता लगाएं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस आगे हो क्यों रहा है. दूसरा, रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़. प्रेशर हम कम करें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और सस्टेनेबल यूज़ हो उसको प्रमोट करें. To improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystem, species and genetic diversity. Enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services. Enhance implementation through participatory planning, knowledge management and capacity building. तो ये चीज़ थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में. उसके बाद दूसरा कन्वेंशन आ जाता है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड. बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है वेटलैंड से रिलेटेड. ये 1971 में रामसार, ईरानियन एक सिटी है, वहाँ पे साइन किया गया था और फोर्स में आया था ये 1975 में. और ये इकलौता ऐसा एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि सिर्फ एक इकोसिस्टम पे बेस्ड हो, यानी कि वेटलैंड पे सिर्फ ये बेस्ड है. ये ऐसी इकलौती ट्रीटी है और ये यूनाइटेड नेशंस से किसी भी कोई भी एग्रीमेंट से रिलेटेड नहीं है. अब ये एक रामसार लिस्ट बनाता है. रामसार लिस्ट में ऐसे वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया जाता है और उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता है. अब इसमें एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात आई थी ब्रिस्बेन में 1996 में बात की गई थी. इसमें क्या होता है, ऐसे वेटलैंड साइट को शामिल किया जाता है जहाँ पर पहले के मुकाबले इकोलॉजी लेवल पे बहुत चेंज आ गया हो. ठीक है, या फिर चेंज आने वाला हो, है ना. और ये मतलब हम ख़राब तरीके से चेंज को देख रहे हैं इसमें, कि मतलब ख़राब तरीके से चेंज आ रहा है उसमें. अब इसमें क्या है
1990 में और 1993 में केओलाडो और लोकटक को इंडिया से इसमें रखा गया था। केओलाडो का है राजस्थान में, लोकटक मणिपुर में। इन दोनों को 1993 में रखा गया था। चिलिका लेक को भी 1993 में पुट किया गया था, बट रिमूव कर लिया गया बाद में। और उसके बाद चिल्का ने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया कि बाद में उसको रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला 2002 में। अब इस कन्वेंशन या ट्रीटी के साथ जो है 5 ग्लोबल एनजीओज एसोसिएटेड हैं। सबसे पहला बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF, IWM यानी कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये पांचों एनजीओ शामिल हैं। ये इसके साथ, इस कन्वेंशन के साथ मिलकर काम करते हैं वेटलैंड को कंजर्व और प्रिजर्व करने में। इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट बना था 1981 में, यानी करीब 10 सालों बाद। और इंडिया में अब लगभग 42 साइट्स हैं। लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से अब 49 साइट्स हैं। फरवरी 2022 में भी कुछ साइट्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब लेटेस्ट क्या है डेटा, 49 साइट्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, दैट इज साइट्स। ये क्या है, ये आया था 1975 में। ये इकलौती ट्रीटी है जो कि इंश्योर करता है डैट इंटरनेशनल ट्रेड इन प्लांट एंड एनिमल डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल इन द वाइल्ड। इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रहा है प्लांट और एनिमल में, तो वो इतना थ्रेटन ना कर दे उनका सर्वाइवल इन द वाइल्ड। इसके बाद इसको यूनेप एडमिनिस्टर करता है। इसका सेक्रेटरीटेरिएट कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। 3 अपेंडिक्स इसमें बनाए गए हैं, 1, 2 एंड 3। और लेवल ऑफ थ्रेट के हिसाब से इसमें ऑर्गेनिजम्स को पुट किया जाता है। और इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है हर 3 सालों के बाद। ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट था क्या, फोर्स कब आया, 1975 में। यूनेप एडमिनिस्टर करता है, जेनेवा में है, और हर 3 साल पर इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है। फिर आता है हमारा वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ट्रैफिक। ठीक है, ये WWF और IUCN द्वारा जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम है। ये 1976 में हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, 1975। और इसी के 1 साल बाद आया था ये ट्रैफिक 1976 में। जिसने इस्टेब्लिश किया था स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN में। ये इंटरनेशनल नेटवर्क है। इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज UK में। और इसके 5 ऑफिसेज हैं 5 कॉन्टिनेंट पे। ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। वाइल्ड लाइफ की जो ट्रेड हो रही है उसको मॉनिटर करता है। नॉन NGO है कि इसका एम क्या है, टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज़ नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सेम साइड्स, थोड़ा सा साइड से मिलता जुलता इसका एम है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। अब माइग्रेटरी स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि माइग्रेशन फॉलो करती हैं विंटर में, विंटर के ठंड से बचने के लिए। ठीक है, तो इसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। ये 1979 में आया था। एक 1975 में आया साइट्स, उसके 1 साल बाद आया हमारा ट्रैफिक, उसके बाद 3 सालों बाद आया हमारा बॉर्न कन्वेंशन यानी कि CMS। लेकिन ये फोर्स में कब आया था, 1983 में। अब ये क्या है, एम करता है कंजर्व टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज़ थ्रू आउट देयर रेंज। अब ये लैंड पे रहने वाले, पानी में रहने वाले, और साथ ही साथ एयर में यानी कि बर्ड्स, जितने भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं सबको कंजर्व करने की बात कहता है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है और ये भी यूनेप के अंदर है। ठीक है, हमारा साइट्स भी यूनेप के अंदर था। और ट्रैफिक जो था वो WWF और IUCN। ये क्या है, ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइजिंग इन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़। ये भी इकलौता है जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होते हैं, 2 अपेंडिक्स होते हैं। साइट्स में 3 थे, इसमें 2 हैं। पहला, ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है,
और दूसरे में ऐसे को दैट नीड बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंडिया इसकी पार्टी है कब से? 1983 से, यानी जब से ये फोर्स में आया है तब से। उसके बाद आ जाता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट IUCN। IUCN ट्रैफिक को WWF के साथ मॉनिटर कर रहा है ना। ये भी एक NGO है। ये 1948 में फाउंड किया गया था एज IUPN के तौर पे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इसको 1956 में रीनेम्ड कर दिया गया था IUCN के तरह से। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में, और इसमें कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया है और NGOs को भी एज मेंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारी इतनी, आज हमने पढ़ा IUCN के बारे में। 1948 में हुआ था। IUCN रीनेम किया गया 1956 में। ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें स्टेट्स और NGO दोनों आते हैं। फिर हमने CMS के बारे में पढ़ा। बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। 1979 में आया था, बट फोर्स में आया 1983 में, और इंडिया तभी से उसका मेंबर है। 2 अपेंडिंग्स है और ये यूनेप के अंडर आता है। फिर ट्रैफिक के बारे में पढ़ा, जो कि WWF और IUCN द्वारा जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम है। ये 1976 में आया था। स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज UK में, और ये एक NGO है। उसके बाद हमने साइट्स के बारे में पढ़ा। 1975 में आया था ये फोर्स में, और ये इकलौता है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करता है। ये किसके एडमिनिस्टर कौन करता है? इसको यूनेप करता है। इसका हेडक्वार्टर है, यानी सेक्रेटेरिएट है, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसमें 3 अपेंडिक्स होती हैं और कॉप एवरी 3 ईयर्स होती है। रामसार कन्वेंशन हमने देखा 1971 में साइन किया गया था। इन फोर्स आया था 1975 में, बिल्कुल हमारे साइट्स की तरह। और ये भी इकलौता है जो कि एक इकोसिस्टम को ध्यान में रख के कन्वेंशन लाया गया है। UN से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड ऐसे लिस्ट बनाता है जिनमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर या तो चेंज हुआ है या तो होने वाला है। क्योलाडो और लोक्टा कभी भी इसमें हमारे प्लेस्ड है। चिल्का था बट उसको रिमूव कर दिया गया बाद में। 5 ग्लोबल NGOs इसके साथ जुड़े हुए हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, WWF, वेटलैंड इंटरनेशनल एंड IWM। इंडिया कब मेंबर बना? 1981 में। और रामसार लिस्ट कितनी है इंडिया में? 49। फिर हमने CBD के बारे में पढ़ा था। लीगली बाइंडिंग है। 3 मेन गोल है इसके। कार्टिगिना प्रोटोकॉल जो कि LMO पर फोकस करते हैं। नगोया प्रोटोकॉल जो कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग पे फोकस करता है। फिर आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो कि 2010 में जापान में साइन आए थे। किस पीरियड के लिए? 2011 से 2020 के लिए कुछ गोल्स इसमें सेट किए गए थे। तो इस तरीके से आज हमने नेचर कंजर्वेशन के ऊपर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस थे उनको कवर किया। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिए।